तो जो हमारा अचीवमेंट है, हमारा जो हाई स्कोरिंग चीज़ है, वो उन चीज़ों पे है जिन चीज़ों का इलाज एलोपैथी में नहीं है। जैसे अभी हमारे पास अगर कोई वायरल डिजीज़ लेके आ जा रहा है, आज का ये बर्निंग टॉपिक भी है कि लोग सेक्सुअली एक्सपोज्ड हो रहे हैं। सेक्सुअली एक्सपोज्ड होने से दो बीमारियां आ रही हैं। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको एसटीडी कहते हैं एज ए होल। एसटीडी में कई बीमारियां हैं। एसटीडी में सिफिलिस, गोनोरिया है, हर्पिस है, ट्रैकोमा वेजिनालिस है। इसके साथ साथ ये दो बीमारियां जो बहुत खतरनाक हो रही हैं, जिसको कहते हैं नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम गोरखपुर में है और आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य चर्चाएं होने वाली हैं आज और साक्ष्य मीडिया के चैनल से। और हमारी मौजूदगी इस टाइम सद्गुरु मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक पे है, जो कि डॉक्टर राघवेंद्र जी बैठे हुए हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। और एड्रेस यहाँ का जो हॉस्पिटल पे आने का एड्रेस है तारामंडल सिद्धार्थ इनक्लेव बौद्ध संग्रहालय के सामने नियर जीडी गोयनका स्कूल के पास। आपको मैं बता दूं कि आज स्वास्थ्य चर्चाएं होने वाली हैं डॉक्टर साहब से और होम्योपैथ को लेके। आइए डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि होम्योपैथ हमारा जो है कि आने वाले समय में कितना आगे निकलने वाला है और होम्योपैथ की दवा जो है कितना ज़ोरों शोर से काम करती है और जो कि कितना अंदरूनी बीमारी को निकाल के जड़ से फेंक देती है। आइए मैं बात करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साक्ष्य मीडिया में। धन्यवाद। होम्योपैथी मानव शरीर के अंदर रोग जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा एक आधारभूत संरचना है, हमारा एक मेकअप है जिसको कहते हैं इंटरनल मेकअप या जेनेटिकल मेकअप। इस मेकअप में अपनी खुद की एक मेमोरी है, अपना खुद का एक प्रोग्राम है और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हिसाब से हम एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ में एक पार्टिकुलर टाइम में डेवलप करते हैं। पार्टिकुलर टाइम में हमारे एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आते हैं। एक पार्टिकुलर एज में डेंटिशन होता है, एक पार्टिकुलर एज में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एक्टिव होते हैं, एक पार्टिकुलर एज में फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन भी कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कोर है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारा इंटरनल मेकअप। और ये इंटरनल मेकअप जो है एक एनर्जी के थ्रू ऑपरेट होता है, जिसमें होम्योपैथी बिलीव करती है। और उसी एनर्जी का काम है सारी चीज़ों को प्रोपोर्शनेटली ग्रोथ कराना, प्रॉपर फंक्शनिंग कराना, और एज वेल एज ह्यूमन बीइंग का जो ऑल ऑर्गन्स, क्योंकि सिंस ह्यूमन बॉडी इज ए असेंबल्ड पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स का एक असेंबल्ड पार्ट है। जैसे हम एक वन है, इसको होल कहते हैं, होलीनेस, हेल्थ इन होलीनेस। तो हेल्थ इन होलीनेस, होलीनेस मीन्स WHO, नॉट HOLI। WHOLI का मतलब होता है एज ए होल, मतलब सब एक साथ काम करेंगे। दे आर ऑल सपोर्टिव टू द वन पर्सन एंड दैट इज द पर्सन कंसर्न। तो ये जो पर्सन कंसर्न को सपोर्ट करता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारा इंटरनल मेकअप, और उस इंटरनल मेकअप में होती है हमारी एनर्जी। इस एनर्जी में दोनों प्रॉपर्टी है। इट हैज़ गॉट creative property to create the different organs, different physiological functions, and also the power of regulations as well as continuations for our own development. और ये साथ ही साथ एक इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि ये डिस्ट्रक्शन में भी लेके जाती है। जब डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस आते हैं या हमारा जो रेगुलर रिदम है, जो हमारी हार्मोनी है, जो हमारा स्वस्थ है, वो जब हम हेल्दी स्टेट से डेविएशन में होते हैं तो ये धीरे धीरे इरेगुलर प्रोसेसेस में आती है, इरेगुलर फंक्शंस में आती है, और हमारा जो ईज़ है, जो हमारा कंफर्ट है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड फील होता है। तब आदमी अपने ही ऑर्गन के साथ लड़ाई करता है। जैसे एक छोटा बच्चा सुबह सो के उठता है, वो सुबह कब लेटरिन गया उसको भी नहीं मालूम, और उसके बाद में आके फिर खेल रहा है, फिर खा रहा है, फिर गया, और एक बार जाता है, हुस करता है, पूरा क्लियर और खेल रहा है। वही 20 साल की उम्र में एक आदमी जा रहा है और स्ट्रेसेस से सफ़र कर रहा है, या उसके बॉडी में जो हार्मोनियस फ्लो है, जो हेल्दी ऑपरेशंस हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। अब वो बाथरूम तो चला गया और वहाँ जाके वो लड़ाई कर रहा है, निकल। तो जो हायर सेल्फ है, हमारा जो विल है, हमारा जो कमांड है, हमारा जो रेगुलेटिंग पावर था, जो हमारे एक बार कहने से इवैक्यूएट कर जाता था, अब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। या रेक्टम अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं, तो जो स्टूल इन बिटवीन मूव करना चाहिए था इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, वो प्रॉपर जाके स्टोर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्टेड है। और इसकी वजह से हम कितनी भी कोशिशें कर लें, कितना भी प्रेशर लगा दें,
बहुत ज़्यादा क्या होगा, रेक्टम को मलद्वार कहते हैं हिंदी में। द्वार मतलब एक दरवाज़ा, अगर वहाँ मल जमा होगा दरवाज़ा खुलेगा, बाहर चला जाएगा। तो दरवाजे के साथ लड़ाई करके अगर हम विलफुली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो फट जाएगा, पाइल्स हो जाएंगी, फिसर्स हो जाएंगी, फिस्चुला हो जाएगा। लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन रिलीज नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन एज इट इज़ रहता है। और आदमी वो कॉन्स्टिपेशन लेके जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, एक स्टेज ऑफ इरिटेबिलिटी, क्योंकि फाइट विथ वन सेल्फ चलती है, स्वयं से लड़ाई। और ये जो स्वयं की लड़ाई होती है, जब ये घर में आता है तो जो घर के हार्मोनी और इन्वायरमेंट है, जो हेल्दी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी डिस्टर्ब होना शुरू कर देती है। सबसे पहले वहाँ पे वो चूँकि खुद से लड़ रहा होता है तो वो खुद ही वो टर्मोइल के स्टेट में है, जो बैलेंस है वो लॉस्ट हो गया, उसकी जो हार्मोनी है, उसकी जो शांति है वो ख़त्म हो चुकी है। उसने पत्नी को ऑर्डर किया कि पानी लाओ, पत्नी खाना बना रही थी, 10 मिनट मतलब उसने ध्यान नहीं दिया। अब ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल, तुमको सुनाई नहीं पड़ता है, मुझे प्यास लगी हुई है, हाउ वाई। ये जो आउटब्रेस्ट ऑफ एंगर है, ये जो वायलेंट एंगर आउटब्रेस्ट हो रहा है, ये जो रेज आउटब्रेस्ट हो रहा है, दिस हैज़ गॉट द इनिशिएशन फ्रॉम द फाइट फ्रॉम विद इन। तो अंदर में दिक्कत हुई और ये एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हो रहा है फैमिली में। अब यही आदमी ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के बाद ऑफिस में एंट्री के समय में वहाँ देखता है कि दरवान बैठा हुआ है, थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। तुमको तमीज़ नहीं है अपने बॉस से कैसे बात, मतलब कैसे उनकी वो वेलकम की जाए, सैल्यूट कैसे की जाए। दरबान भी सोच रहा है कि क्या हो गया साहब को, साहब तो रोज़ आते थे, अच्छे से बात करते थे, मुस्कुरा के रिप्लाई करते थे, हेल्दी कम्युनिकेशंस होती थी, हम दोनों एक दूसरे से अपनी एनर्जी शेयर करते थे। मैं उनको आज भी अभिवादन करूंगा क्योंकि मेरा काम ही है उनको अभिवादन करना, मैं उनका सबऑर्डिनेट हूँ एंड ही इज़ माई बॉस। लेकिन आज ये किस तरह से बॉस हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। अब वो अंदर जाता है, अंदर की हार्मोनी को भी वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। ये फाइल आज के डेट में क्यों कंप्लीट नहीं है, व्हाई, और वो चीज़ों को उठा के थ्रेश करना या फेंकना शुरू कर देता है। सो नाउ आप समझ सकते हैं ये जितने आउटकम हैं, ये जितने रिफ्लेक्शंस हैं, ये जितने बाहर के जो बाई प्रोडक्ट हैं, दिस आर ऑल हैज़ गॉट इनिशिएशन फ्रॉम विद इन। तो ये अंदर को अगर सही कर दिया जाए तो ये एक्सटर्नली जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं अपने आप शांत हो जाएंगी। एंड हमारी होम्योपैथी इसी पे बेस्ड है। जी डॉक्टर साहब, आपने ये जो है कि HIV और हेपेटाइटिस बी, ये ऐसी बीमारी है जो कि दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसमें HIV और हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है, इसका कारण क्या है, इसका रोकथाम क्या है? एक्चुअली HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस। और इसको जब फुल फल्मिनेंट स्टेट में साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब वो सिंड्रोम मैनिफेस्ट होना या सिम्टम मैनिफेस्ट होना शुरू कर देते हैं। ये एक रेट्रो वायरस है, जनरली DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन बनती है, लेकिन ये उल्टा होता है, RNA टू DNA बनता है। और ये रेट्रो वायरस है, इसलिए इसकी थेरेपी के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको ART ट्रीटमेंट कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब ये इसके जो रूट हैं वो 4 ही रूट हैं। एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन, एक होता है इन्फेक्टेड नीडल से या सिरिंज से किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन्स को लगाया गया था और वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज नहीं किया, किसी और को लगा दिया गया। और एक होता है पेरेंटल रूट, दैट इज फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू द चाइल्ड। और एक होता है डायरेक्ट सेक्सुअल एक्सपोजर, अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आ रहा है और विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर, से बिना कॉन्डोम के वो रिलेशंस में जा रहा है, तो ही हैज़ गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद HIV। अब दूसरी आपने जो टॉपिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी ये भी एक DNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी DNA वायरस है और ये लीवर को अफेक्ट करता है। इसके भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, जैसे ब्लड से, किसी इन्फेक्टेड महिला से बच्चे को, किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ, अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड है तो उससे, सुई से, सिरिंज से, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये फैलता है। इस बीमारी में एक एंटीजन पाया जाता है, इसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, या उसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन एंटीजन की हम लोग टेस्टिंग करते हैं
और इस ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के बाद ये हेपेटाइटिस बी वायरस इसलिए इतना खतरनाक है कि एक स्टेट के बाद ये लीवर में सिरोसिस डेवलप कराता है, और लीवर सिरोसिस होते होते एक स्टेट आता है जहाँ लीवर फेलियर की तरफ चला जाता है, फाइनली लीवर या हेपाटिक कार्सिनोमा में लीवर कन्वर्ट हो जाता है और उसी कार्सिनोमा से पेशेंट मर जाता है। और ये स्टेजेस आने के पहले, सिरोसिस ऑफ लीवर स्टार्ट होने के पहले, हेपेटाइटिस का नाम ही है, हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, मतलब लीवर में सूजन। और जब कोई ऑर्गन किसी भी प्रकार के सूजन में जाता है तो अपना मल फंक्शनिंग करना शुरू करता है, मतलब उसके नॉर्मल जो सेक्रेशंस है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अल्टर्ड होती है। तो जो बाइलिरुबिन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बाइलिरुबिन ब्लड में अपीयर कर जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारा जो बल्बर पार्ट ऑफ कंजंक्टिवा है, और हमारा जो टंग के ऊपर का हिस्सा है या सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है, फेस है, ये सब पेल एलोइस कलर का आ जाता है। इसको कहते हैं पीलिया, गांव की भाषा में लोग पीलिया कहते हैं। तो पीलिया का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? ये पीलापन। और पीलापन आया क्यों? क्योंकि जो पीलापन निकल जाना चाहिए था स्टूल के रास्ते से, वो पीलापन अब क्या हो रहा है? डायरेक्ट ब्लड में आ रहा है। और ये ब्लड में आने के बाद ब्लड पूरी तरह से जो है इन्फेक्टेड हो जा रहा है, और वो हेपेटाइटिस के कारण हो रहा है। और उसका जो रूट कॉज है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस और भी कई प्रकार के, इसका रोकथाम क्या है, इसकी जो है कि बच बचाव क्या है? हेपेटाइटिस बी के लिए मॉडर्न मेडिसिन्स में वैक्सीनेशंस स्टार्ट हो गई हैं, और मॉडर्न मेडिसिन्स के अलावा हमारे कुछ प्रोटेक्टिव मेजरमेंट है। जैसे अभी ब्लड बैंक में आप जब जाएंगे तो आप ब्लड डोनेट जब करते हैं तो वो जब एक यूनिट ब्लड लेते हैं तो आपके ब्लड की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। उसमें 4 जांचें वो करते हैं, एक HIV करते हैं, एक VDRL करते हैं, एक हेपेटाइटिस करते हैं, एक मैलियर पैरासाइट करते हैं। ये बीमारियां चूँकि फल्मिनेंट हैं, दूसरों को ईजिली ट्रांसमिट हो सकती हैं, इसलिए ये नियम है कि हर ब्लड बैंक इसकी जाँच करता है। दूसरा, आज का ये बर्निंग टॉपिक भी है कि लोग सेक्सुअली एक्सपोज्ड हो रहे हैं। सेक्सुअली एक्सपोज्ड होने से 2 बीमारियां आ रही हैं। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको STD कहते हैं एज ए होल। STD में कई बीमारियां हैं। STD में सिफिलिस, गोनोरिया है, हर्पिस है, ट्रैकोमा वेजिनालिस है। ये इसके साथ साथ ये 2 बीमारियां जो बहुत खतरनाक हो रही हैं, जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी और HIV। तो इनका जो रास्ता है जिससे ये स्प्रेड करती हैं, इन रास्तों को ब्लॉक करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चूँकि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है, ह्यूमन का डेवलपमेंट ही ऐसी चीज़ों से हुआ है कि वो पूरी तरह से अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले तो ही बिकम ए हीबॉल पर्सन, देवत्व तो डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आम आदमी उन चीज़ों में प्रभावित भी होता है और अफेक्टेड भी होता है। तो इसका एक ही बचाव है कि प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब, आपने हेपेटाइटिस बी के कई पेशेंटों का इलाज किया, और होम्योपैथिक के आप डॉक्टर हैं, कहीं के होम्योपैथ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और समाज में होम्योपैथ को आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो आपके पेशेंट आपसे अगर रिलीफ हुए तो डॉक्टर साहब ये होम्योपैथ कितना आगे और आप लेके जाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज भी लोगों को ये नहीं मालूम है कि हैनीमैन खुद एलोपैथी के डॉक्टर थे, और होम्योपैथी की जो पिलर रखी गई, होम्योपैथी में जो 3 स्टॉलवर्ड हुए महान महान डॉक्टर, वो तीनों एलोपैथी के ही डॉक्टर थे। जो सबसे पहले हुए वो हैनीमैन, उसके बाद आए जेम्स टाइलर केंट, और उसके बाद में आए हेरिंग। हेरिंग फिलाडेल्फिया के बहुत बड़े सर्जन थे, और ये तीनों व्यक्ति ही होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं। और इसके बाद में फिर इंडिया में जब आई तो इंडिया में भी जो सबसे पहले होम्योपैथ बने, बाबू राजेंद्र लाल दत्ता के बाद एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। वो 2nd MBBS MD थे फ्रॉम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, और लेटर में वो एशिया के माने जाने एक प्रोमिनेंट होम्योपैथ बने, और उन्होंने थ्रू आउट द इंडिया होम्योपैथी को स्प्रेड कराने की कोशिश की। आज भी मुंबई के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जसवंत पाटिल, वो होम्योपैथी MBBS MD चेस्ट हैं, इसके बावजूद वो होम्योपैथिक वो कर रहे हैं। उन्होंने BHMS किया क्योंकि उनकी माँ का तबीयत खराब रहता था। और गोरखपुर में भी एक डॉक्टर हैं जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एलोपैथ डॉक्टर हो गए। तो ऐसा नहीं है, कुछ बीमारियाँ आज भी ऐसी हैं इनका इलाज नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हर सिस्टम की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, और हर सिस्टम की अपनी अपनी कुछ उपलब्धियाँ हैं। तो जो हमारा अचीवमेंट है, हमारा जो हाई स्कोरिंग चीज़ है,
वो उन चीज़ों पे है जिन चीज़ों का इलाज एलोपैथी में नहीं है। जैसे अभी हमारे पास अगर कोई वायरल डिजीज़ लेके आ जा रहा है, तो हमारा एक ही कंसेप्ट है कि हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना आया था, तो सारी दुनिया को ये पता चल गया कि कोरोना का एक ही बचाव है, आइसोलेशन एंड सेग्रीगेशन, और दूसरा अपने इम्यून को डेवलप कराओ। तो ये दोनों, ये हेपेटाइटिस बी ये लीवर को अफेक्ट करता है। लीवर को अफेक्ट करने के पहले अगर हमारी लीवर की कोशिकाओं को मैक्सिमम हेल्दी रखा जाए तो कोशिकाएं जब डीजनरेट नहीं होंगी तो सिरोसिस डेवलप नहीं होगा और हम हेल्दी रहेंगे, और इस वायरस को भी लोकलाइज किया जा सकता है। और ये वायरस रेप्लिकेशंस जब स्टार्ट होता है या वायरसेस जब प्रोसीड करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो इसके लिए सेलुलर एक प्रोसेसेस होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स अगर एनर्जी वाइज काम करती है और सेंटर को रेगुलेट करती है, तो ये सेंटर पे कंट्रोल करना शुरू कर देती है, और अगर ये सेंटर पे कंट्रोल करना शुरू करेगी तो जेनेटिक मटेरियल पे भी ये काम करती है, और जेनेटिक मटेरियल पे अगर ये काम करेगी तो ये जो प्रोसेसेस इस आगे बढ़ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इस प्रोसेसेस को यहाँ डिले किया जा सकता है, और डिले ही नहीं किया जा सकता, इनको स्टॉप भी किया जा सकता है। ये एक चर्चा का विषय है कि आज के ज़माने में लोग एविडेंस बेसिस केसेस पे जाना चाहते हैं कि आपके पास साक्ष्य क्या है। तो एविडेंस बेस्ड केसेस में अभी हमारे पास एक केस है जिसमें मैंने काम किया था, और ये लखनऊ से आया हुआ पेशेंट था। इसको हेपेटाइटिस बी थी, और हेपेटाइटिस बी उसके पास 16,000 कॉपियाँ थीं। उसके मेरे पास एविडेंस हैं, क्योंकि ये एविडेंस रहेंगे तभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये एविडेंस है, और ये मेरी पूरी बनाई हुई अपनी 2 साल के ट्रीटमेंट की जो फाइल है। इस पेशेंट का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये देखिए हेपेटाइटिस बी डीएनए रियल टाइम पीसीआर पॉलीक्रोमैटिक चेन रिएक्शंस का है। इसमें 16,000 कॉपियाँ हैं, और इनका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ, ये केजीएमयू से रेफर हुआ था, चरक में इसकी डायग्नोसिस हुई है, और चरक माना जाना और पैथोलॉजी है लखनऊ का। इसके बाद में फिर इसकी जांच होती है, और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव मिलता है। इसके बाद में 1 साल के लिए पेशेंट का हस्बैंड दुबई चला जाता है, और उसने यही कहा कि हमारी वाइफ का अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिशें थी कर चुका हूँ। आपके क्या होम्योपैथी में कुछ हो सकती है? मैंने कहा देखिए हमारी होम्योपैथी तो आदमी के कोर पे काम करती है, जो उसका जो इनर मटेरियल है, जो उसका इनर अस्तित्व है, जहाँ से आप सोचिए कि 2 सेल से, एक स्पर्म और एग में कुछ तो ऐसा एनर्जी रहा होगा कि दोनों जब यूनाइट किए और वो कंटिन्यूएशंस हुआ तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में गया, सिमेट्री ऑफ ग्रोथ हुई, प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हुए, और ये कंटिन्यूएशंस चलता रहा। तो हमारी जो इनर एनर्जी है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, जिसको होम्योपैथी वाइटल फोर्स कहती है, अगर उसको स्टिमुलेट कर दिया जाए तो सारे फंक्शंस को तो रेगुलेशन का काम यही करती है, एंड इट हैज़ गॉट बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस प्रोसेसेस। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट आया है, जो वायरस आ गया है, इसको भी ये चेकआउट कर सकता है। और ये चूँकि मेरे 2 साल की मेहनत के बाद मुझे मिला, 16,000 से घट के ये 1192 आई, आप देखिए। और ये उसके बाद फिर इसकी जांच हुई थी पैथ वर्ल्ड डायग्नोस्टिक में, ये शायद मुंबई का है नहीं, ये पैथ वर्ल्ड, ये यहाँ कलेक्शन सेंटर है गोरखपुर में, बेतिया था, ठीक है। उसके बाद जांच हुई है और इसमें आया लेस देन 2.1 कॉपी, एंड लास्ट में इसकी जब जांच हुई है हेल्थ एलिमेंट लैब से, और इसमें ये आया है टारगेट नॉट डिटेक्टेड। ये पॉसिबिलिटी, ये एविडेंस बेस्ड केस है, क्योंकि ये केसेस ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या हमने अपने घर में बनाए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब चूंकि आयुष सिस्टम शुरू से ही एक कंट्रोवर्सी का विषय रहा है कि लोगों मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि आपके पास एविडेंस क्या है या आपने एक्सपेरिमेंटेशन कैसे किए हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो सबसे पहले चीज़ होती है वो पेशेंट होता है, और हमने उसमें जो अपना ट्रीटमेंट प्लान किया है वो, और उसकी एक प्रोफर्मा होती है। उसके बाद हमारे जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं वो एविडेंस होते हैं कि हमने जब स्टार्ट की थी तो ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की ये फाइंडिंग थी। ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप में जब पेशेंट आया नेक्स्ट 1 ईयर के बाद,
उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, लेकिन 1 साल बाद उसके हस्बैंड जब आए तो सर हम कैसे समझेंगे कि हमारी वाइफ का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। मैंने कहा कि ऐसा है, आज के ज़माने में हर चीज़ों का एक मार्कर आ गया है। हर चीज़ों के लिए पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है या लैब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। एंड आजकल के डॉक्टर भी प्रोबेबल डायग्नोसिस के बाद जब कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तभी करते हैं जब वो क्या कहते हैं लैब रिपोर्ट उसको कोरोबोरेट कर देती है या सपोर्ट करती है, नहीं तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं, बाद में ही वो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस देते हैं। तो आप जांच करवा लो। जांच में जब वो करवाए तो घट के आ गया 1192, उसके बाद आया <2.1 और लास्ट में टारगेट नॉट डिटेक्टेड। और उसके बाद मुझे हेपेटाइटिस की और 4 पेशेंट मिले जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। जी आइए देखिए, मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राघवेंद्र पांडे जी, जो कि ये होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और इनका होम्योपैथिक क्लिनिक है, सदगुरु मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि ये तारामंडल में है। और हर संडे को डॉक्टर साहब के साथ जो है कि साक्ष्य मीडिया की टीम, साक्ष्य मीडिया के चैनल से कोई न कोई आएगा और स्वास्थ्य की चर्चाएं हर संडे को करके जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब होम्योपैथ को लेके और समाज में जो है कि होम्योपैथ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि इनके इलाज के बाद भी जो है लोगों को रिलीफ मिल रहा है। होम्योपैथ से रिलीफ लोगों को मिलना चालू हो गया है। एक बार लोग आएँ और होम्योपैथ पे विश्वास करें, विश्वास से ही कुछ होता है। अगर आपको आपके माइंड में सेट हो गया है कि एलोपैथ से ही हमारा जो है बीमारी दूर होगा, तो भैया ये गलत है। आप जहां माइंड आप सेट कर लेंगे, आप एक बार माइंड सेट कर लीजिए कि होम्योपैथ से भी हमारी बीमारी ठीक हो सकती है, तो आपकी आधी बीमारी वहीं सही हो जाएगी जब आप एक बार होम्योपैथ की माइंड में दिमाग सेट कर लिए हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसे ही स्वास्थ्य की चर्चाएं डॉक्टर साहब के साथ होती रहेगी, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, अगले खबर के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।